और सारे जो प्राधिकरण के दफ्तर हैं उन सभी के पास इस वक्त हमारे संवाददाता उपस्थित हैं। वो आपको रिपोर्ट बताने के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि उन शहरों में ऐसी जर्जर इमारतों की स्थिति क्या है और प्राधिकरण ने उस पर क्या एक्शन लिया है। और आप देख लीजिए, इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि आगरा से नितिन उपाध्याय, मेरठ से सनुज शर्मा और गाजियाबाद से शक्ति सिंह बिल्कुल तैयार हैं और ये अब आपको जानकारियां देंगे। और सबसे पहले हम आगरा का रुख करेंगे, नितिन उपाध्याय के पास चलेंगे। आगरा बड़ा शहर है, वहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। G20 समिट में पहुंचने वाला जो डेलीगेशन है नेताओं का, वो वहाँ पर जाएगा। लेकिन इन हालात में आगरा का जो विकास प्राधिकरण है वो कितना तैयार दिखता है और जर्जर इमारतों को लेकर कितना सेंसिटिव है, नितिन? राजेंद्र, देखिए, राजधानी लखनऊ जहां से पूरा प्रदेश नियंत्रित होता है, लेकिन आगरा की बात की जाए तो आगरा में भी स्थिति कमोवेश वैसी ही है। आगरा में भी कई सारे अलाया अपार्टमेंट हैं। देखिए, मैं तस्वीर दिखाना चाह रहा हूं। सवाल यह है कि प्राइवेट बिल्डर्स अगर जर्जर इमारतें बनाएं तो सरकार कार्रवाई करे, लेकिन जब सरकारी बिल्डिंग ही जर्जर बनी हो तो कौन सा अमला आएगा उनको ध्वस्त करने के लिए, लोगों को घर से बाहर निकालने के लिए। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये पुलिस लाइन का गरैया लाइन बोलते हैं, गरैया लाइन जहाँ पुलिसकर्मी रहते हैं, किस तरीके से पूरी जो बिल्डिंग है ध्वस्त करने लायक है। और ये लिखा भी है कि यहाँ अनहोनी होने पर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, एसएसपी आगरा। ये हाल तब है कि जब कई सारी पुलिस लाइनों में हादसे हो चुके हैं, पुलिसकर्मियों की डेथ हो चुकी है। कानपुर देहात में छज्जा गिरने से एक पुलिसकर्मी की डेथ हुई थी। देखिए, पूरी तरह से प्लास्टर झड़ा हुआ है, ईंटें निकली हुई हैं, लोहे की सरियां निकली हुई हैं और ऐसे में तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ रहने को मजबूर हैं। हमने कहा कैमरे पर बात कर लीजिए, बोले कि हमको आदेश नहीं है, हम नियमों से बंधे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से इन हादसों का इंतजार कर रहा है आगरा पुलिस कमिश्नरेट प्रशासन। आज लखनऊ में जिस तरह से अलाया अपार्टमेंट में जो हादसा हुआ है, जो घटना हुई है, उससे पहले भी कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं। और ये रस्म अदायगी होती है जब नोटिस दिए जाते हैं, चिन्हीकरण होता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही मामला शांत होता है सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। और आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा लिखा है एसएसपी आगरा। 1-1.5 महीने पहले ही कमिश्नरेट व्यवस्था आगरा में लागू है, उससे पहले ही यहाँ बाकायदा लिखा गया है इनको खाली करने का है। लेकिन कुछ लालच होता है कि थोड़े पैसे बचेंगे, लेकिन अपनी जिंदगी को दांव पर किस तरह से लोग लगा देते हैं। और ये जो गरैया लाइन का जो पूरा जो आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, ये ध्वस्त होने की स्थिति में है, लेकिन फिर भी यहाँ तमाम पुलिसकर्मी रह रहे हैं। अलाया अपार्टमेंट जैसे कई सारे अपार्टमेंट हैं। नगर निगम ने भी आगरा के पुराने जो इलाके हैं वहाँ 156 इमारतों को नोटिस सर्व किया है, जिसमें सेब का बाजार, धूलियागंज, मोतीगंज, बेलनगंज, छपेटी, इस तरह की तमाम कॉलोनियां हैं। तो जिस तरह से आज लखनऊ में अलाया अपार्टमेंट में जो हादसा हुआ है, ऐसे कई सारे अलाया अपार्टमेंट आगरा में भी हैं। सवाल यह है कि आखिर जो आरआई होते हैं, रिजर्व इंस्पेक्टर, प्रतिसार निरीक्षक होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो पुलिसकर्मियों के रहने के आवास होते हैं उनकी मरम्मत का रिपोर्ट वो शासन को भेजें, डीजीपी हेडक्वार्टर को भेजें। लेकिन सवाल यही है कि पूरी तरह से लकीर के फकीर बने रहते हैं और जब कोई हादसा होता है उसके बाद पूरी तरह से प्रशासन जागता है। और ऐसे में कहा जाता है गंभीर रिपोर्ट दे रहे हैं आप। कह रहे हैं कि इसमें पुलिसकर्मियों के परिवार रहते हैं, जबकि वहां पर कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने से पहले जो एसएसपी थे उनका निर्देश वहां पर बिल्डिंग पर पढ़ा जा सकता है, हम भी पढ़ सकते हैं कि आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो नितिन, ये तो बहुत गंभीर बात है। सरकारी महकमे के परिवार वहां पर रह रहे हैं, वो जिन्हें सबसे पहले सचेत रहना चाहिए और दूसरों को सचेत करना चाहिए, वो भी वही बात कह रहे हैं और वो भी वही बात कर रहे हैं जो खतरे की जद में है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अलाया अपार्टमेंट कई आगरा में भी हैं और उसका एक ताज़ा उदाहरण आपने दिखा दिया। क्या मेरठ में भी ऐसे ही हालात हैं? ये जरूर हम जानेंगे सनुज शर्मा से। सनुज, नितिन ने जो बताया वो बहुत गंभीर है, बहुत चिंताजनक है, अलार्मिंग है, जिसे अंग्रेजी में कह सकते हैं। मेरठ में क्या है? देखिए, मेरठ में जो तस्वीरें हैं वो वाकई रूह कपकपा देने वाली हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ नगर निगम, जिस पर शहर के विकास का जिम्मा है, शहर की साफ सफाई और पानी की व्यवस्था का जिम्मा है, और उसके ऑफिस की तस्वीर आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ जर्जर हो चुकी है और ये बिल्डिंग कभी भी यहाँ गिर सकती है, कभी भी बड़े हादसे का वजह बन सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए कि ये जो नगर निगम की बिल्डिंग है, इसका देखिए छज्जा यहाँ किस तरीके से गिरा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर इसको छटाई कर दी गई,
लेकिन इसी तरीके से ये यहाँ पर छोड़ दिया गया। तमाम पिलर की स्थिति आप देख लीजिए, कितने खतरनाक पिलर हैं, ये स्थिति देख लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप ये देखिए कि मेरठ नगर निगम का जलकल विभाग इसी जर्जर बिल्डिंग में चल रहा है। पूरे नगर निगम पे शहर को पानी पिलाने की जो जिम्मेदारी है वो जलकल विभाग की, और जलकल विभाग का ऑफिस इसी के भीतर है। दूसरी ये है कि हाउस टैक्स का नगर निगम अपनी तमाम चीज़ों के लिए जो हाउस टैक्स वसूलता है, उस हाउस टैक्स का जो एक जोन का ऑफिस है वो भी इस बिल्डिंग के भीतर है। लेकिन बिल्डिंग इतनी जर्जर है, लोग मौत के मुहाने पर आते हैं और आके यहाँ से चले जाते हैं। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। शायद ऐसा लगता है कि किसी को हादसे का इंतजार है। नगर निगम की तमाम बोर्ड बैठक हुई, करोड़ों रुपए के प्रस्ताव पास हुए, जगह जगह विकास हुए, लेकिन अपनी सूरत बदलने की नगर निगम ने क्यों नहीं सोची? क्यों लोगों को हादसे के बीच आने के लिए मजबूर किया जा रहा है? आप ये देख लीजिए, पूरी बिल्डिंग ये दिखाने के लिए काफी है कि किस तरीके से जर्जर है। अगर हादसा हुआ तो जितने लोग चाहे जलकल विभाग में आते हैं, चाहे हाउस टैक्स विभाग में आते हैं, और जनता यहाँ पर अपने जलकल के लिए, हाउस टैक्स के लिए जनता भी आती है, नीचे बैंक भी है, बैंक में भी तमाम लोग आते हैं। लेकिन अगर हादसा हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? जान गई किसी की तो कौन जिम्मेदार होगा? ऐसी लापरवाही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं हो जानी चाहिए। मुझे लगता है कि शायद ऐसे में सख्त एक्शन होना चाहिए। और इस बिल्डिंग को कहीं ना कितने कहीं साल से ये दफ्तर इसमें चल रहे हैं सनोज? ये जो आप बिल्डिंग दिखा रहे हैं, इसकी जर्जर हालत को हम सब यहाँ से देख सकते हैं। सनोज, एक बार दर्शकों को बताइए कि कौन कौन से दफ्तर इसमें चल रहे हैं और कितने वर्षों से चल रहे हैं? देखिए, नगर निगम का जो दफ्तर है काफ़ी पुराना है, 20 से 25 साल पुराना ये बिल्डिंग बताई जा रही है, बल्कि उससे भी ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जलकल विभाग, मतलब जलकल विभाग की जो जिम्मेदारी होती है, शहर में कहीं पानी की दिक्कत है, कहीं पानी की परेशानी है, कहीं पाइपलाइन लीक हो गई तो उस इलाके में कोई दिक्कत तो नहीं है, पानी के टैंकरों की व्यवस्था करना, तो जलकल मेरठ नगर निगम का सबसे महत्वपूर्ण विभाग। पानी के बिना आप रह नहीं सकते और उस पानी की जिम्मेदारी इस जलकल विभाग पर है। और जलकल विभाग के जो तमाम अफसरान हैं वो देखिए किस तरह की जर्जर बिल्डिंग में बैठते हैं। दूसरे यहाँ पर जो हाउस टैक्स की एक जोन है, हाउस टैक्स के जोन के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर बैठते हैं। करोड़ों रुपए का हाउस टैक्स वसूला जाता है, जगह जगह पूरी टीमें भेजी जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद आप स्थिति देख लीजिए कि किस तरह की स्थिति है कि मेरठ नगर निगम के हाउस टैक्स के अधिकारी, मेरठ नगर निगम के जलकल के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। और किसी बड़े हादसे का वजह है कि कोई भी बिल्डिंग देख लीजिए, जहां तक आप जाएंगे दरारें आपको नजर आ जाएंगी। एक और तस्वीर मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए स्थिति ये हो गई है कि ये देखिए कितनी ये दरारें यहाँ पर आई हुई हैं, बिल्कुल ये खिला हुआ। अब आप ये देखिए, इससे ज़्यादा और क्या बात हो सकती है कि तमाम बड़े बड़े अफसरान, ये देखिए, अब ये स्थिति देख लीजिए, ये देखिए, ये इस बिल्डिंग की स्थिति है कि जरा सा ये करते ही आ जाता है, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों को, नगर निगम के अफसरों को शायद अभी जोशीमठ आपदा में हमने जो दरारें देखी सनोज बिल्डिंग इस बिल्डिंग में रह रहे हैं, बिल्कुल 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 जोशीमठ में हमने घरों में जो दरारें देखी भूधसाव की वजह से, एक क्षण को ऐसा लगा कि जोशीमठ के किसी ऐसे ही दरार जो किसी घर में आई हो उसकी तस्वीर हम देख रहे हैं। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि ये जोशीमठ नहीं है, सनोज मेरठ से रिपोर्ट कर रहे हैं। और जिस बिल्डिंग को दिखा रहे हैं उसमें जल निगम का दफ्तर है, उसमें हाउस टैक्स लिया जाता है लोगों से, लेकिन उस बिल्डिंग का हाल ये है, सरकारी दफ्तर चल रहे हैं और वो बिल्डिंग इतनी जर्जर है। क्या गाजियाबाद में भी ऐसा ही है? क्या गाजियाबाद में भी कई अलाया अपार्टमेंट्स हैं? या जो नितिन ने दिखाया, जो सनुज ने दिखाया, वही हाल गाजियाबाद में भी है? ये हमें शक्ति बताएंगे। शक्ति, देखिए राजेंद्र, गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो जहां पर हम इस समय मौजूद हैं, यहाँ के जो हालात हैं वो बद से भी बदतर हैं। इस समय हम गाजियाबाद के तुलसी निकेतन क्षेत्र में हैं और दिल्ली से महज ये 100 मीटर की दूरी पर है, यानी कि 100 मीटर की दिल्ली से दूरी पर है, जहां पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जो फ्लैट बनाए थे, उन फ्लैटों की हम आपको हालात दिखाने जा रहे हैं। 2000 से भी ज्यादा फ्लैट है। देखिए, ये देखिए, आप अभी जोशीमठ आपदा की बात कर रहे थे, जोशीमठ में दरारों की बात कर रहे थे, तो यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि ये इमारत कभी भी गिर सकती है। हालांकि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के जो लोग हैं उन्होंने डेंजर जोन में घोषित किया हुआ है। ये देखिए, अगर यहाँ पर हम दीवार दिखाएं तो ये देखिए, ये किस तरह से ये यहाँ पर जर्जर, ये क्या हालत है यहाँ पर। यहाँ पर ये हालत पूरी ये जो पूरी कॉलोनी है, यहाँ पर सभी जगह ये हालत है। ध्यान से देखिए, इस दीवार को देखिए, इस घर को देखिए, कभी भी ढह सकता है, कभी भी गिर सकता है। यहाँ पर विकास प्राधिकरण के लोग आते हैं, कहते हैं खाली कर दो डेंजर जोन में, लेकिन यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि खाली तो कर दें, लेकिन इसके बाद हम जाए कहाँ, आशियाना कहाँ है, किस घर में जाए, किस घर में रहे, निकाल तो दोगे। इसीलिए इस
जगह ये रहने को मजबूर है। इन्हें पता है कि कभी यहाँ किसी भी वक्त ये इमारतें गिर सकती हैं, ढह सकती हैं। कितने परिवार यहाँ पर शक्ति रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद शक्ति आपके पास वापस आते हैं, आपके पास वापस आते हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की बात सुन लेते हैं पहले। और सबको सुरक्षित बचा लिया गया है। सिविल अस्पताल और ट्रामा में इलाज चल रहा है। सभी लोग हाई अलर्ट मोड पर हैं। अभी भी रेस्क्यू चल रहा है और घटना के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी लोगों को सुरक्षित निकालना था। अभी भी कुछ लोग अंदर हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीम ने नीचे पहुंचाई है और इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके की बिल्डिंग बनाने वाले लोग आप लोगों सरकार ने चिन्हित करने के हाँ, ऐसे हम चिन्हित करेंगे और इस प्रकार के जो जर्जर इमारतें हैं या अवैध इमारतें हैं उनको जरूर चिन्हित करेंगे। दुखद घटना है ये। तो इसमें एक नाम आ रहा है जिस तरीके से पूर्व मंत्री अभी इसको हम कोई पॉलिटिकलाइज नहीं करेंगे। ये घटना लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने वाली है और हम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं देंगे। सख्त कार्रवाई होगी, हम कह सकते हैं। हाँ, कड़ी जो भी दोषी होगा हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और इस घटना में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। सरकार एक सख्त मैसेज इसके बाद देगी, क्योंकि हाँ बिल्कुल, हम सख्त मैसेज देंगे, सख्त काम करेंगे। मैसेज तो दूसरे विषय है, हम इसमें किसी को नहीं छोड़ेंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कह रहे हैं सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इसका राजनीतिकरण नहीं है। ये मानव जो लोग हैं, जो मानव जीवन है उसको बचाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जर्जर इमारतें बहुत सारी हैं और हमारे तमाम सहयोगी आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नितिन आगरा से जुड़े हुए हैं, सरोज मेरठ से जुड़े हुए हैं और शक्ति गाजियाबाद का हाल अभी बता ही रहे थे, तो शक्ति के पास चलेंगे, उनसे पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि वो किस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, उसमें कितने परिवार हैं और ऐसी जर्जर हालत में वो रह कैसे रहे हैं, कैसे अलाउड किया गया उनको वहां पर रहना। 14.5 घंटे से ऑपरेशन जिंदगी और जिंदगी को बचाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है लखनऊ में, वो तो हम आपको दिखाई रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग शहरों में जर्जर इमारतों का हाल भी आपको लाइव बता रहे हैं। और इसी क्रम में आपने आगरा का हाल देखा, आपने मेरठ का हाल देखा और इस वक्त शक्ति सिंह हमारे सहयोगी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले वो हमें बता रहे थे और दिखा रहे थे कि एक बिल्डिंग का हाल कितना वहां पर बेहाल है, उसके बावजूद भी लोग उसमें रह रहे हैं। और ये संभव कैसे हुआ शक्ति, यही सवाल मेरे जहन में है, यही सवाल हमारे तमाम दर्शकों के मन में है कि जिन अथॉरिटीज को स्ट्रिक्टली वहां से लोगों को हटने के लिए कहना था, उनको हटा ही देना था, वो काम क्यों नहीं कर रही हैं। ये बिल्डिंग गाजियाबाद में कहां है, कितने परिवार इसमें रह रहे हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को और बताएं। देखिए राजेंद्र, अगर परिवार की बात की जाए तो 2000 से ज्यादा फ्लैट हैं, यानी कि कई हजार लोग हैं यहाँ पर रहते हैं और ये इमारतें कभी भी गिर सकती हैं, कभी भी ध्वस्त हो सकती हैं, ढह सकती हैं। इनकी हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि ये किस हालत में है। ये एक बिल्डिंग है, ये बराबर में हम चलते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे यहाँ का पूरा हाल। यहाँ का जो हाल है वो हाल बेहाल है। यहाँ ये इमारतें कभी भी ढह सकती हैं, कभी भी गिर सकती हैं। जो हालत है वो हालत हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर प्लास्टर तक इन पर छूट चुका है, ईंटें तक दिखाई दे रही हैं। जहाँ तक भी दूर तक जितनी भी नजरें हम घुमाएंगे वहाँ सभी जगह पर यही हाल दिखाई देगा। बात भी करते हैं यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात भी करने की कोशिश करेंगे। चलिए आप बताइए कि यहाँ की जो हालात हैं, जीडीए वाले विकास प्राधिकरण क्या कहता है, डेंजर जोन में भी कह दिया गया है, उसके बावजूद क्या कहते हैं लोग? हाँ, तो कुछ भी सुनवाई नहीं होती, बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल तो कहते हैं खाली कर दो, रहने लायक नहीं है। खाली करते जाए कहाँ, जंगल में चले जाओ, बताओ जंगल में चले जाओ, वहीं बरसेरा बनाने थे, वहाँ बैठ के लकड़ी खाएंगे। कहाँ नहीं देते, यानी कि कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं जा। बस ये है कि वो खाली कर दो, खाली कर दें, जाएंगे कहाँ? ऐसे मराने जाएंगे वहाँ पर जंगलों में। देखिए बिल्कुल, ये फिर तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, दरारें दिखा रहे हैं। यहाँ की जो दरारें हैं, ये जो बिल्डिंग है, ये कभी भी दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। ये पूरा इलाका जो है, ये पूरा इलाका ही इस तरह का है और महज दिल्ली से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे है, यानी कि एक तरफ 100 मीटर के बाद यहाँ से दिल्ली शुरू हो जाती है। और ये क्षेत्र हम आपको दिखा रहे हैं कि हालत क्या है। इनकी हालत आप देखिए, ये देखिए कैसे दरारें हैं। जिस जोशीमठ की हम दरारों की बात कर रहे थे और वहाँ की सरकार ने तुरंत एक्शन भी लिया, उन परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। तो यहाँ की हालत दिखा रहे हैं और इन बिल्डिंगों, इन जर्जर इमारतों को भी
जब देखा जाता है, जब तराशा जाता है कि जब जिस समय कोई हादसा हो जाता है, यानी कि बिल्कुल, जिस तरह से बिल्कुल। लखनऊ में जो हादसा हुआ, जी। उसके बाद इन बिल्डिंगों के पास दोबारा पहुंचेंगे, जो अधिकारी है वो दोबारा पहुंचेंगे, दोबारा यहाँ पर आएंगे, नोटिस भी लगाएंगे। ये देखिए राजेंद्र, क्या तस्वीर है, क्या तस्वीर है ये देखिए। कभी भी ये इमारतें गिर सकती हैं, ढह सकती हैं, और कितने लोग हैं, सोचिए बिल्कुल आप कि बिल्कुल कितने बिल्कुल लोग हैं, शक्ति, कितने ये बहुत परिवार हैं चिंताजनक जो स्थिति, इनके ये भयावह स्थिति है बल्कि। और आप कह रहे हैं 2000 फ्लैट्स हैं, तो इसमें कितने सारे लोग होंगे इसका अनुमान किया जा सकता है। उनकी बात भी जायज़ है कि वो इसको छोड़कर कहाँ जाएं। निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग हैं, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि वो कहीं और पर बहुत आसानी से शिफ्ट कर सकें, तो ये भी एक विषय है। लेकिन जान भी उनकी ही खतरे में है, इसलिए उनको भी सोचना होगा कि क्या वहां पर रहना उचित है। अब हम आपको वाराणसी लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर विकास की नई बयार बह रही है, लेकिन क्या वहां भी ऐसी इमारतें हैं जिसमें जीवन खतरे में हो या जो जर्जर स्थिति में हो लेकिन फिर भी खड़ी हो और लोग रह रहे हो? और ये बताने के लिए नीतीश पांडे इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। नीतीश का रुख करेंगे और वो हमें तस्वीरें दिखाएंगे, जानकारियां भी देंगे। नीतीश। राजेंद्र जी, आधा दर्जन से ज़्यादा इमारतें हैं। अगर बात करें तो रामनगर में एक विद्यालय है, और रामनगर के उस विद्यालय के नीचे पढ़ने वाले बच्चे रोजाना खतरे को झेल रहे हैं। जो प्रधानाचार्य से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि हमने इसकी कई बार कंप्लेन की, बजट पास हुआ लेकिन विद्यालय नहीं बना। दूसरी चीज़, जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो चेतगंज थाने की। आप देखिए ये पूरा थाना कैसे जर्जर स्थिति में, हम इसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए ये पुरानी बिल्डिंग है और यहाँ के इस थाने का हाल देखिए। ये देखिए यहाँ पर आपको ये थाने का ये हाल देखिए, यहाँ ये पुरुष बंदी गृह है और हर ओर आपको ये जर्जर इमारत पूरी दिखाई देगी, ढहती हुई अपने आप में। और यहाँ पर बैरक में देखिए इसी इमारत के भीतर ये पुलिसकर्मी और जो सुरक्षा देने वाले लोग हैं वो ड्यूटी करते हैं। रोजाना इनको डर सताता है, लेकिन कहें तो किससे कहें, आखिर साहब की या प्रशासन की, या यूं कहें तो सोते हुए प्रशासन की नज़र कब इस बिल्डिंग पर पड़ेगी। इनका भी परिवार है और इनकी भी जिंदगी है। क्यों सर, आप इसमें रहते हैं? अरे सर बात तो करिए, आप लोग इसमें रहते हैं, इस बिल्डिंग में रहने में डर लगता है? नहीं सर, डर नहीं लगता। डर नहीं लगता है? क्यों नहीं डर लगता है? तो जर्जर इमारत है, पूरी गिरती नजर आ रही है ना। थोड़ा सा और अंदर आइए विशेष, और अंदर की भी तस्वीरें दिखाते हैं। और हाल देखिए, ये देखिए ये चटकती और चारों तरफ से आपको ये गिरती हुई इमारत, यहाँ पे अंदर जो पूरी तरह से जर्जर हाल दिखाइए दीवारों का। ये देखिए अंदर का हाल ये पूरा है। यहाँ पर ये पुलिसकर्मी जो ड्यूटी करते हैं, जो लोगों को सुरक्षा देते हैं, वो खुद ही असुरक्षित हैं और इसका ध्यान किसी को नहीं है। अब हम ऊपर की भी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, जहाँ पर नीचे की जो तस्वीरें हैं वो तो हमने आपको दिखा दी। अब देखिए यहाँ पर पुलिस के जो जवान हैं वो ऊपर से उतर रहे हैं, और ये सीढ़ी, आप सीढ़ी का हाल देखिए, और सीढ़ी बहुत जर्जर है नीतीश। और आपको दिखाते हैं कि देखिए, बल्कि हम तो कहेंगे आप लोग भी वहां पर संभाल कर चढ़े। चारों तरफ ये देखिए, ये देखिए राजेंद्र जी ये तस्वीरें देखिए। ये जो कमरा है इसमें भी पुलिसकर्मियों का ये सामान रखा है, और ये हाल देखिए, ये हाल देखिए। ये आधा हिस्सा गिर चुका है, किनारे का आधा हिस्सा, ऊपर का विशेष जरा बच के। और ये देखिए ये हाल देखिए, ये पूरा का पूरा ऊपर का जो भवन है ये गिरा, लेकिन इसके बगल में ये जो सामान रखे हुए हैं, सामान को भी दिखाइए। यहाँ पर जो कहते हैं एक्सरसाइज करने का काम करते हैं पुलिसकर्मी, और ऐसे में डर क्यों नहीं सताए जो पुलिसकर्मी। और भी तस्वीरें दिखाते हैं राजेंद्र जी, देखिए। और ये चेतगंज थाने का हाल है, और जो पुलिसकर्मी यहाँ पर हैं देखिए कैसे ड्यूटी करते हैं, और हाल क्या है इसकी तस्वीरें। इसमें अंधेरा है, हम देखिए इसमें पुलिसकर्मी सो रहे हैं और पूरा छत टूटा हुआ, देखिए ये बता रहे हैं। तो क्या इसका ध्यान नहीं आप लोग देते हैं? आप लोगों को डर लगता है कि नहीं? बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि व्यवस्था है। ये देखिए ये तस्वीर देखिए, डराने वाली तस्वीर राजेंद्र जी, ये देखिए इसमें, और दूसरी तरफ ये पुलिसकर्मी सोए हुए हैं। विशेष जरा ये तस्वीरें भी दिखाइए। ठीक इसके बगल में आप सोते हैं, इस बिल्डिंग के नीचे आप सो रहे हैं, डर लगता है? ये क्या है? डर। ड्यूटी करते हैं, लोगों की सुरक्षा करते हैं, अपनी सुरक्षा का कितना है? बात तो कीजिए आप लोग कोई पुलिसकर्मी बात नहीं करता है। कहते हैं कि नियम है कि आप कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन बोलेंगे नहीं तो ये डर कब तक झेलेंगे? बिल्डिंग बननी चाहिए, बिल्डिंग बननी चाहिए। हाँ। ये मांग है। हाँ। सुन ले अधिकारी बनारस के, और इस थाने के जो हाल को देख लें कि कब ये थाना बनेगा
और कब ये थाना इन पुलिस कर्मियों को जो दूसरों को सुरक्षा देते हैं इनको सुरक्षा देगा। और भी तस्वीरें दिखाते हैं राजन जी। विशेष जरा इधर आ जाइए, ये भी देखिए अंदर का ऊपर का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ आपको पूरी तरह से यहाँ पर दरकी हुई दीवारें दिखाई देंगी और हर तरफ यानी पूरा का पूरा थाना ध्वस्त होने की स्थिति में है। लेकिन जहां टूटी हुई दीवार है उसके बगल में पुलिसकर्मी सोए हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कब जगेंगे हम, कब जगेगा प्रशासन और कब सुधरेगी व्यवस्था, ये बड़ा सवाल है राजेंद्र जी। बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है, बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है। जिन पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो ऐसी जर्जर इमारत में रह रहे हैं और ऐसे ही तस्वीर हमने देखी वहां आगरा में भी और अब ऐसी तस्वीर आप वाराणसी में भी दिखा रहे हैं। और आप कह रहे हैं आधा दर्जन से ज्यादा इमारतें ऐसी हैं जहां पर इस तरह के हालात हैं जो इस तरीके से जर्जर है। तो ये तो बहुत चिंता की बात है और तत्काल अथॉरिटीज को कम से कम इस हादसे के बाद तो चेतना चाहिए। प्रदेश के तमाम शहरों में जर्जर इमारतों का हाल आपने देखा, हमारे सहयोगियों ने आपको वहां पर जाकर मौके पर हाल दिखाया और बताया। लेकिन लखनऊ में तो हादसा हो गया है, वहां पर रेस्क्यू चल रहा है। 3 लोग जीवित हैं जो कि मलबे के नीचे दबे हैं और उनको निकालने के प्रयास लगातार वहां पर चल रहे हैं। क्या हो रहा है वहां पर, इसकी ताज़ा तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ, हमारे सहयोगी वीरेश पांडे वहीं पर मौजूद हैं। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस वक्त भी हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। वीरेश, वैसे तो आपने तमाम रिपोर्ट सुनी होंगी क्योंकि आप लगातार जुड़े हुए हैं कि मेरठ में क्या हाल है, आगरा में क्या हाल है, गाजियाबाद में क्या हाल है, वाराणसी में क्या हाल है। पूरे प्रदेश में लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट जैसी अनेकों इमारतें हैं और कईयों में तो सरकारी दफ्तर चल रहे हैं या फिर सरकारी दफ्तर में काम करने वाले मुलाजिमों के परिवार रह रहे हैं। लेकिन वहां पर जहां पर है वहां पर तो जिंदगी बचाई जा रही है। सबसे पहले आप उसका हाल बताइए, फिर आगे बात करेंगे। देखिए, जिलाधिकारी महोदय ने कहा था कि आधे घंटे के अंदर रेस्क्यू खत्म हो जाएगा, लेकिन उनके आधे घंटे कहने के बाद अभी 1.5 घंटे हो चुके हैं। रेस्क्यू चल रहा है, 3 लोग फंसे हुए हैं, अभी उन्हें निकाला नहीं जा सका है। लेकिन जो भी ऑपरेशन में देरी हो रही है उसकी वजह बताई जा रहा है कि बहुत धैर्य के साथ निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अब घेरेबंदी कर ली गई है। मेरी नज़र जो है वहाँ जा रही है जहाँ आर्मी के लोग हैं और एनडीआरएफ के लोग हैं। घेरेबंदी करने का मतलब ये है कि अब पॉइंट तलाश लिए गए हैं, मतलब उसी जगह पर 3 लोग हैं, जो आवाज़ें उनकी आ रही हैं उसी जगह पर है और कटर से और जो ड्रिलिंग मशीन है उससे ड्रिल करके अब फावड़े से वो पत्थर जो कटर से काटे गए हैं और जो लोहे काटे गए हैं उसे हटाए जा रहे हैं। इसका मतलब एक शुभ समाचार जल्द ही आने वाला है और जल्द इस लिहाज से आने वाला है कि टकटकी लगाकर प्रशासन और टकटकी लगाकर मीडिया, टकटकी लगाकर प्रदेश और देश ये देखना चाहता है कि जो ऑपरेशन है वो 100% सफल तरीके से, पूरी तरीके से सफल होना चाहिए और प्रयास भी यही चल रहा है शासन का, प्रशासन का और उन जवानों का। आप देखिए कि अब मैं देख रहा हूं कि आप कैमरे में देख रहे होंगे राजेंद्र कि एक घेराबंदी है जहां एनडीआरएफ के लोग पूरी तरीके से छितराए हुए थे, जहां मलबा था उस पे इतर उतर बिखरे हुए थे। अब उनकी घेराबंदी से ये साफ जाहिर हो रहा है कि जो 3 लोग फंसे हुए हैं उनको इंगित कर लिया गया है, चिन्हित कर लिया गया है, उन तक पहुंचा जा चुका है और बस कुछ चंद लम्हों के बाद ये खुशखबरी हम दर्शकों को देंगे जो टकटकी लगाकर देख रहे हैं बीपी गंगा और उनको सबसे पहले और शुभ समाचार देंगे क्योंकि शासन प्रशासन लगातार इस बात का प्रयास कर रहा है कि धैर्य के साथ, थोड़ा देर हो जाए, थोड़ा विलंब हो जाए, थोड़ी और परेशानी आपको उठा लेनी पड़े, लेकिन आप हमेशा बेहतर तरीके से लोगों को निकाल सके। अब तक का ऑपरेशन सफल रहा है, किसी को नुकसान नहीं हुआ है, किसी की जान नहीं गई है और ऐसे में सब लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। ये बहुत अच्छा जो ऑपरेशन है, हम इसे सफल ऑपरेशन कह सकते हैं। कल की रात जिस तरीके से भयावह रात थी, जिस तरीके से कठिन रात थी और बहुत ही दुष्कर थी और आनन फानन में सबके हाथ पांव फूल गए थे, मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, उसके बाद लगा कि बहुत बड़ी तबाही सामने आने वाली है। 50 से 60 लोगों के दबे होने की खबर आई। ऐसे में मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को अलर्ट किया कि जल्द से जल्द मौके पर पहुंचे, रात भर डटे रहें, रिपोर्ट देते रहें और रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री किसी तरीके से सोए नहीं। खबर है कि 4 बजे से जग के मुख्यमंत्री फिर लगातार वो रिपोर्ट ले रहे हैं। डीजीपी हो, सारे अधिकारी हो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अब जो है
गिरफ्तारी जो हुई है शाहिद मंजूर के बेटे की और उनके भतीजे को भी, जो इसके मालिक बताए जाते हैं इस बिल्डिंग के, और जिनकी मिली भगत, जिनके भ्रष्ट तंत्र की वजह से आज ये परेशानी उठानी पड़ी है। ऐसे में इस भ्रष्ट तंत्र पर नजर है मुख्यमंत्री की, और इनके पहले के जो ठिकाने रहे हैं उन पर भी कार्रवाई पहले की जा चुकी है मेरठ में, अन्य शहरों में, और आज उनके ऊपर एक्शन लिया जरूर जाएगा। और गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछा, उसे लखनऊ लाया जा रहा है। जो शाहिद मंजूर जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी, उसके बेटे को लाया जा रहा है यहाँ पर। और जब पुलिस उससे कड़े लहजों में पूछताछ करेगी, और जब जो पुलिस का अपना हथियार है अख्तियार करेगी, सारा कुछ उगल देगा कि आखिर किसका हाल है, किसका इसमें और नाम है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, किन किन लोगों ने इसमें पैसे लिए हैं, घुसखोरी की है, कैसे नक्शा बना, कैसे यहाँ पर पैसे दिए गए, वो सारी चीजें सामने आएंगी। पहले तो जान बचाओ यानी बचाओ अभियान में लगे हुए हैं लोग। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि कोई अच्छी जगह तलाश लें जहाँ से ऑपरेशन को दिखाया जा सके। बीच बीच में कैमरे, बीच बीच में दूसरे पत्रकार ना आए, और आप पहले से इस रास्ते को देख लें जब लाइव होने जाएं तभी से। और ऐसे में एक बार फिर कैमरे की नज़र से हम हर वो चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश ये है कि ये ऑपरेशन सफल और बेहतर तरीके से सामने आ जाए, और उम्मीद भी यही की जा रही है कि ये सफल होगा। और जो जिलाधिकारी महोदय कह रहे थे कि ये ऑपरेशन जल्द ही सफल होगा, अच्छा होगा, हम उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे कि जाने की वो आधा घंटा कब आएगा। आधा घंटा अभी तो आया नहीं, और ऐसे में हम उन तक पहुंच रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि उनसे बात करें। एक बार फिर आपको दिखाऊंगा कि किस रूप में यहाँ पर जो ऑपरेशन है, उनके बगल में मैं खड़ा हूँ, मौजूद हूँ, बात करूँगा उनसे। लेकिन अभी वो किसी दूसरे चैनल पे हैं, और उनसे सवाल पूछूंगा, उनसे जवाब भी लूँगा, और जानने की ज़रूर कोशिश करूँगा कि आखिर क्या है, कब तक ये ऑपरेशन पूरा होगा। हमारे पास सूर्यपाल गंगवार साहब हैं, रात भर से खड़े हैं। गंगवार साहब, हमने भी बड़े ऑपरेशन देखे, बड़े हादसे देखे, कभी जिलाधिकारी को इतना मुस्तैद नहीं देखा। ये मतलब मैं जब से हुआ है तब से देख रहा हूँ, तब से आप खड़े हैं, घर से जैकेट मंगा के पहने हुए हैं। तो भाई ऐसा आपको भी याद है कि कभी इस तरह से खड़े रहे हो? ये बहुत ही दुखद दुर्घटना थी। इसमें सभी लोगों को सकुशल निकालने का वीरेश इस वक्त बात कर रहे हैं लखनऊ के जिलाधिकारी से, ऊपर था, और वहां पर वो लगातार मुस्तैद हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और इस वक्त एबीपी गंगा से बात भी कर रहे हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और इसी बीच में एक बड़ी अपडेट हमारे पास है। अलाया अपार्टमेंट मामले में गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया है। बड़ी खबर, शाहिद मंजूर के भतीजे तारिक की तलाश में दबिश दी जा रही है, और मेरठ में पुलिस ने कई जगहों पर दबिश दी है। अपार्टमेंट की जमीन नवाजिश और तारिक के ही नाम पर है, और तारिक की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। नवाजिश को पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है, दबिश अब दी जा रही है तारिक की गिरफ्तारी के लिए। अलाया अपार्टमेंट मामले में छापा मारा गया है। शाहिद मंजूर के भतीजे तारिक की तलाश में दबिश देने की खबर आ रही है। मेरठ में पुलिस ने कई जगहों पर दबिश दी है। सनुज हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है, ज्यादा जानकारियां देंगे, बताइए सनुज। हाँ, देखिए, अलाया अपार्टमेंट हादसे में जो पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा विधायक शाहिद मंजूर हैं, उनके भतीजे तारिक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। और जो नवाजिश है शाहिद मंजूर के बेटे, उनको तो रात ही हिरासत में लेकर लखनऊ भेज दिया गया। लखनऊ पहुंच गए हैं वो, और वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। और तारिक की गिरफ्तारी के लिए मेरठ पुलिस ने कई जगह दबिश दी है। जो फोन की डिटेल है वो भी खंगाली जा रही है। हालांकि अभी तक जो तारिक है वो पुलिस के हत्थे नहीं चले हैं। पूरा मामला ये है कि देखिए, जो अलाया अपार्टमेंट लखनऊ में हादसा हुआ है, उस अलाया अपार्टमेंट की जो जमीन है वो शाहिद मंजूर जो सपा विधायक है उनके बेटे नवाजिश और तारिक के नाम है। और इन्होंने वहां पर जो यजदान बिल्डर है, यजदान बिल्डर से बिल्डर एग्रीमेंट किया था, और उसके बाद यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि करीब 12 फ्लैट बनाए गए थे, और बिल्डर ने 2 फ्लैट शाहिद मंजूर परिवार को दिए थे। बाकी जो 10 फ्लैट है उनका बाकी का जो बैनामा हुआ वो शाहिद मंजूर और तारिक ने किया, क्योंकि जमीन इन दोनों के नाम थी। जो बिल्डिंग बनाई गई वो बिल्डिंग का जो नक्शा है वो पास कराया था यजदान बिल्डर ने।
तमाम शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश से पूछताछ में तमाम बातें निकलकर सामने आ गई है कि कुछ साल पहले की ये बिल्डर एग्रीमेंट किया गया था और पुलिस ले गई। अब नवाजिश के पकड़े जाने के बाद भी जो तमाम और चीजें हैं उन पे से तस्वीर साफ होगी, क्योंकि पुलिस अब इसको क्रॉस चेक करेगी कि नवाजिश ने जो बातें बताई है, तारिक ने क्या बातें बताई है, तो दोनों को क्रॉस चेक भी किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो तारिक का नंबर है वो फिलहाल स्विच ऑफ आ रहा है। तारिक की कई जगह लोकेशन के बारे में पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने वहां पर दबिश भी दी है, कई लोगों से पूछताछ भी की है, लेकिन तारिक कहाँ है अभी तक आप कह रहे हैं कि मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है तारिक का, और इसीलिए कई जगहों पर पुलिस दबिश दे रही है तारिक की तलाश में, उसकी गिरफ्तारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।